हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज एक नया वीडियो आपके सामने हाजिर है जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है हमारा सौरमंडल। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। हर दिन मैं नए नए इनोवेट कर रही हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े और साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचकर उनकी मदद कर पाऊँ। इसीलिए आप मेरी इस कोशिश में मेरी हेल्प करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और साथ ही जो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आगे और भी आपके लिए बहुत सारा काम करने के लिए हाजिर रहती हूँ। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको चैनल का कुछ ओवरव्यू दिखाना चाहूँगी। आप मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर डायरेक्ट पूजा पाठक डालकर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर इस तरीके का ये इंटरफेस दिख जाएगा। ये आप यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप अगर इसको ओपन करके देखें तो आपको एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कई सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर जो भी वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। सारी नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं, ये सब आपके लिए बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को विज़िट करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएँ। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जिस उपग्रह पर रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी। सौर मंडल में कई सारे ग्रह हैं एक सीक्वेंस में, जिनका होता है वो सभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और हर ग्रह के अपने अपने उपग्रह भी होते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और उसका उपग्रह है चंद्रमा। और जो पृथ्वी ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और चंद्रमा के बारे में अगर हम देखें तो वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और साथ ही साथ में उसकी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि वो सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि जो कई सारे उपग्रह हैं उन वो अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते, बल्कि उनका प्रकाश जो है वो सूर्य के कारण होता है। और कुछ तारों का जो है वो अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और कुछ तारे तो इतने बड़े होते हैं कि जिनका आकार सूर्य से भी बड़ा होता है। लेकिन चूंकि अब आप कहेंगे कि वो तो बहुत छोटे दिखते हैं, मैडम बता रही हैं कि वो बहुत सूर्य से भी बड़े होते हैं, तो वो कारण इसलिए है क्योंकि वो हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि धरती से देखने पर हमें वो सभी छोटे छोटे नजर आते हैं। उनकी दूरी सूर्य से भी कई ज़्यादा प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ पर मैंने एक टर्म का यूज़ किया है, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को मापने की इकाई है। जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी की आपस की दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष में ही नापी जाती है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी है कि निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक है, तो अगर वहां पर प्रकाश वर्ष लिख के आ जाए तो आप उसको लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष पर टिक करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक लाइन को फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वीडियो टाइम टेकिंग ज़रूर होगी, लेकिन मैं पूरी आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पर जो ये लाइन है कि आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, तो आसमान में जो सांझ के समय और सुबह के समय जो दो तारे चमचमाते हुए दिखते हैं वो दरअसल एक ही है, और उसको बोलते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। ये भी एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक अपने पास एक छोटी सी कॉपी रखिए, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जस्ट नोट देम डाउन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्शंस क्लियर कर देना चाहूंगी कि जो हमारा 2D का जो हमारा प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, उसमें हमारा ये नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज पूर्व से निकलता है और पृथ्वी इस तरह से रोटेट होती है कि वो डायरेक्शन पर पश्चिम में आ जाती है, और हमें समझ में आता है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। जबकि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन की नहीं है, वो एक जगह स्टेबल है। जबकि पृथ्वी घूमती है। अभी अगर पृथ्वी यहाँ पे होगी तो
पूर्व से सूरज निकलता हुआ प्रतीत होता है, और जब पृथ्वी शाम तक घूमते हुए 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाते हुए घूम जाती है, तो फिर वो दिशा पश्चिम में हो जाती है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य घूम के आ गया है और पश्चिम में अस्त हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शंस क्लियर हो गई। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु चमकते हैं, तो जो आसमान में शाम के समय में जो पहला तारा चमकता है वो शुक्र होता है, और उसके बाद कई सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आने लगते हैं, और फिर सुबह तक सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे आ जाता है तब तक 1 या 2 तारे ही टिमटिमाते हुए बचते हैं, और उनमें से एक तारा होता है ध्रुव तारा और दूसरा तारा होता है शुक्र। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो दरअसल तारे तो अपने जिस प्रकाश से प्रकाशित हैं उसी प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, लेकिन चूंकि ये अर्थ है और ये आसमान है, तारे हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि उनके बीच में उनसे आने वाला प्रकाश हम तक कभी पहुंच पाता है, कभी नहीं पहुंच पाता है। प्रकाश को पहुंचने और ना पहुंचने का कारण ये है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें कई सारी लेयर्स हैं। सपोज दैट दिस इज अर्थ और ये हमारा आसमान है, तो उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, और यहाँ पर हमारे आसमान में तारे हैं। अब जब वायुमंडल की कई सारी लेयर्स हैं तो उसमें कहीं धूल, मिट्टी, वाष्प, जलवाष्प के कण, ये सब है, तो उनसे आने वाला प्रकाश जो है वो कभी इन सभी चीज़ों से भी टकरा जाता है। तो कभी आती हुई लाइट इधर से रोटेट हो जाती है, कभी यहाँ से रोटेट हो जाती है, जैसे ही टकराए तो वो प्रकाश जो है वो विक्षेपित हो जाता है। और यहाँ पर धरती पर खड़ा हुआ इंसान जब इस तरीके के प्रकाश को देखता है तो कभी कभी उस वो प्रकाश उसकी आंखों पे पहुंच पाता है, उसका प्रतिबिंबन आंखों पर हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो हमें यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि वो एक एक हम कह सकते हैं कि वो एक रिफ्लेक्शन है, वो एक हमारा आभास है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि उनसे आने वाला प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है और कभी हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए हमें प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। आगे बढ़ेंगे। यह यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अगर पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, और जो अमावस्या होती है उस दिन जो है वो चांद हमें नहीं दिखता है। उसका कारण ये है कि अमावस्या वाले दिन जो सनलाइट है वो मून पर पड़ती ही नहीं है, इसीलिए जो मून का जो एरिया है वो ब्लैक ब्लैक रहता है, और उस वो प्रकाशित नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही है, इसकी स्वयं की रोशनी नहीं होती है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? देखिए, आसमान में तारे सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त अवेलेबल हैं, लेकिन सांझ के समय चूंकि सूर्यास्त हो चुका होता है, अंधेरा छा जाता है पूरी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी पर अंधेरा कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य से विपरीत दिशा में है वहां पर रात होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये एक मैं आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये सूर्य है, और पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जो घूमने की पोजीशन है वो अब वो अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, यानी एक जगह ऐसे घूमती भी है, और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। तो आप इसके चक्कर को इस तरह से ऐसे 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 करके आप इसको घूमते हुए देख सकते हैं। मतलब वो अपनी अक्ष पर भी चक्कर लगाएगी और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाएगी। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो टाइम पीरियड होता है 365 डेज का। ठीक है,
और जो अपनी एक्सिस पर वो चक्कर लगाती है वो होता है 24 घंटे, और ये 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं, ठीक है, 365 दिन 6 घंटा। और जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है अपनी अक्ष पर 24 घंटे में। तो 24 घंटे में चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा, जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा, तो वहां पर तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो वहां पर दिन होगा, उजाला होगा। और जो हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं पड़ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है वो अनकवर्ड है, ये वाला। तो इस हिस्से में जो है वो सनलाइट नहीं पहुंच रही है, तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। अब जब घूमते घूमते सूरज पृथ्वी जो है वो इस साइड आ जाएगी, ये हिस्सा जब इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ने लगेगी, तो वहां दिन हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा जब घूम के यहाँ पहुंचेगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जाना, समझा कि कैसे दिन होती है, कैसे रात होती है। ऋतु परिवर्तन का भी ऐसा ही किस्सा है। जब पृथ्वी घूमते हुए सूर्य से काफी दूर होती है, यानी सूरज की किरणें बहुत दूर से पड़ती हैं, तो उस समय जो है वो सर्दी का मौसम होता है, क्योंकि सनलाइट पड़ तो रही होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा हार्श नहीं होती है, इतनी ज्यादा नजदीक नहीं होती है, तो वहां पर शरद ऋतु हो जाती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी घूमते 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 सूर्य से के नजदीक पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर सनलाइट एकदम से इफेक्ट कर जाएंगी, तो वहां पर गर्मी का मौसम हो जाएगा। तो आपने जाना कि कैसे सर्दी गर्मी पड़ती है, कैसे दिन रात होते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है वीडियो किसी मिस्टेक की वजह से पॉज हो गई थी, इसी वजह से मैंने आगे तक वीडियो बना दिया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर ये जो सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगर आप चीज़ें रिपीट हो रही हों अगर इस वीडियो में, तो आप इसको आगे से निकाल के भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि कहीं ना कहीं वीडियो जो है वो पॉज हो गया था और मैंने आगे तक रिकॉर्डिंग कर गई, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से कर लीजिएगा। तारे की डेफिनेशन भी मैंने समझा दी थी कि तारे वो होते हैं कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और बहुत बड़ी मात्रा में जिसे वो उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये तारे की डेफिनेशन हो गई। और सूर्य भी एक तारा है। देखिए बच्चों, सूर्य एक तारा इसीलिए है क्योंकि उसमें ऊष्मा भी खुद की होती है और उसका प्रकाश भी खुद का होता है। हीलियम और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो है हमारे सूर्य का निर्माण होता है। और जबकि चंद्रमा जो है वो एक तारा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इस तरह से हमने जान लिया। आप इस को देख लीजिएगा, इस प्रैक्टिकल को करके देखिएगा अगर आपके पास ये बुक है। मैं धीरे धीरे इसको कर देती हूँ ऊपर की तरफ। आप इसको देखिए, पढ़िए। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से करना आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो जस्ट लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल एक्सप्लेन द होल एक्सपेरिमेंट। अब आपने देखा कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। उनसे निकलने वाला प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, क्योंकि वातावरण में बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं और प्रकाश उनसे टकराकर यहाँ वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर भी इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। तो नक्षत्र मंडल मतलब कई सारे तारों के द्वारा बनाई हुई आकृतियां। और नक्षत्र मंडल के जो उदाहरण हैं वो हैं अर्सा मेजर और बिग बियर, जो हमारे 7 स्टार्स हैं, सप्तऋषि। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स हैं। और इनके जस्ट उत्तर में जो है वो ध्रुव तारा है। पुराने ज़माने के लोग जो हैं वो, उनके पास घड़ी नहीं होती थी, फिर भी वो अपने स्थान पर आसानी से इसीलिए पहुंच सकते थे क्योंकि उनको ध्रुव तारे का दिशा ज्ञान
बहुत अच्छे से होता था। और जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये हमारा वेस्ट है। तो अगर हमें एक तारे की पोजीशनिंग पता चल जाए कि यहाँ पर उत्तर है, ये ध्रुव तारा है और ये उत्तर दिशा में प्रकाशित होता है और इसकी स्थिति ये हमेशा एक ही जगह स्थित होता है, ये ना तो मूव करता है और ना ही कहीं, ये स्टेबल है। तो अगर हमें उत्तर दिशा का ज्ञान है तो उसके जस्ट विपरीत जो है वो जस्ट ऑपोजिट में हमें साउथ मिल जाएगा और साउथ के राइट हैंड साइड में हमें ईस्ट मिलेगा और ईस्ट के ऑपोजिट में हमको वेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एक दिशा के ज्ञान से सारी दिशाओं का ज्ञान या पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि जो हमारे 7 स्टार्स हैं वो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे और ये ध्रुव तारा इसे कहते हैं। ये उत्तर दिशा में होता है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये मूवेबल नहीं है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। अब तारा और ग्रह में यही अंतर है कि तारा वो होते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लेकिन ग्रह के पास जो है वो खुद की ऊष्मा खुद का प्रकाश जो है वो नहीं होता है और ये क्या और ना ही खुद की ऊष्मा होती है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि पृथ्वी के पास ना तो अपना खुद का ऊष्मा है और ना ही खुद का प्रकाश है। ये इस पे दिन होता है सूर्य की वजह से और जैसे ही इसका दूसरा भाग सूर्य की तरफ आता है तो वो वहाँ पे रात हो जाती है। तो आप समझ गए हैं इस चीज को, ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है, आप इसे भी समझ चुके होंगे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं, कहाँ गया, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को जो सूर्य से हमारी जो पृथ्वी है वो ऊष्मा प्रकाश प्राप्त कर लेती है और ये जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह पृथ्वी यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही ऐसे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनके पास ना तो अपनी खुद की ऊष्मा होती है और ना ही खुद का प्रकाश। यहाँ पे एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो दिए गए हैं कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। छल्लों का मतलब है कि ये जैसे एक कोई ग्रह है, उसके तरफ इस तरह के बड़े बड़े छल्ले दिखाई देना। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये आपका पूरा सौरमंडल है। सौरमंडल के सूर्य के जो ग्रहों का जो प्लेस सिस्टम है वो आप देखिए। ये सूर्य है, यहाँ पर बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, फिर यहाँ पर पृथ्वी यानी अर्थ, और फिर मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, शनि, अरुण वरुण यम, यहाँ पे बृहस्पति। अब आप ये भी देख लीजिए कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, शनि को बोलते हैं सैटर्न, अरुण को बोलते हैं यूरानस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। तो सबसे ज्यादा जो दूरी पर ग्रह है वो है वरुण। एक और ग्रह होता था उसको बोलते थे प्लेटो, लेकिन 2006 में या 2000 आई थिंक 11 में इसको जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर था और इस पर रहने की कोई भी सिचुएशन कंडीशन अवेलेबल नहीं थी। और साथ ही में जो वरुण जो आपका प्लेटो ग्रह था उसमें वर्ष भर जो है वो बर्फ ही जमी रहती थी, इसलिए कोई भी मानवीय दशा किसी भी तरीके की यहाँ पर रहने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल एजेंसी है उन्होंने इससे ग्रहों की उससे हटा दिया। अब सूर्य के 8 जो है वो ग्रह हैं।
यहाँ पर आपको ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल उसका 88 दिन का है और अपने अक्ष पर जो है वो 59 दिन में चक्कर लगाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पृथ्वी 2 तरह से चक्कर लगाती है, एक तो वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और दूसरा सूर्य के चारों तरफ। वैसे ही सभी ग्रहों के साथ है, वो अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाते हैं और सूर्य के चारों तरफ भी। तो अपने अक्ष पर जो होता है वो घूमना उसको घूर्णन बोलते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने को परिक्रमण बोलते हैं। घूर्णन को हम कभी-कभी परिभ्रमण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का जो परिक्रमण काल है वो 255 दिन का है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य के जितने ज्यादा नजदीक होगा उसका परिक्रमण काल जो है वो उतना ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि उसको चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा। और जो ग्रह सूर्य से ज्यादा ज्यादा दूरी पर होते जाएंगे उनका परिक्रमण काल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इन सबको देख सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि ये जो पट्टी नुमा संरचना आप दिख रहे हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी इसको बोलते हैं। मीटियोरॉइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं और इस क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर जितने भी ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाते हैं और बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये भी जाना आंतरिक ग्रह और वो किन्हीं को बाह्य ग्रह की स्थिति क्या होती है। आगे बढ़ेंगे कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य, इसीलिए सूर्य के परिवारों को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखेंगे, आपकी एक्सरसाइज है। आसमान से दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अब सौर मंडल यानी सूर्य परिवार में, सौर परिवार में कितने हैं? तो 8 ग्रह हैं, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं। इन सभी को जो है वो मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इन सब का मुखिया होता है सूर्य, यानी सभी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के बारे में हम जानेंगे कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल सेंटर में है, बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। मैंने आपको बताया है कि हीलियम और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम करता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे यानी हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आपने यहाँ पर एक फैक्ट जाना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब ग्रहों के बारे में जान लेते हैं कि हमारे जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी यूरेनस एंड नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी को अंग्रेजी के ग्रहों में याद रखने का एक आसान तरीका है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ पे माई यानी एम फॉर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये अच्छी ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। अब दीर्घ वृत्ताकार का आकार कैसा होता है? जैसे यहाँ पर सन है, ये सेंटर में है, तो इसका दीर्घ वृत्ताकार इस तरह से होगा। ये पूरा गोल नहीं रहता है, ये ओवल शेप में रहता है, क्योंकि हमारा सर्कल इस तरह का रहता है और इसका शेप होता है ऐसे। तो दीर्घ वृत्ताकार चक्कर इस तरह से लगता है। ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात? और ये जो दीर्घवृत्ताकार शेप होता है यही इसकी कक्षा होती है। ये ना तो यहाँ जाएगा, यहाँ ना ही यहाँ पे, क्योंकि हर ग्रह एक दूसरे ग्रह से एक कुछ दूरी पर स्थित है और वो अपनी दूरी को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है कि दोनों अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए भी ही अपना परिक्रमण और परिभ्रमण कार्य पूरा करते हैं। ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। जैसे सबसे नजदीक का जो सूर्य का तारा है वो बुध है और इसे चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, 88 डेज।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो यहाँ पर फिर से एक फैक्ट आपको मिल गया कि पृथ्वी की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की जुड़वां बहन है शुक्र। इसीलिए पृथ्वी से पे देखने से सबसे पहले जो तारा चमकता हुआ दिखता है वो शुक्र है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत कम है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। ये भी एक फैक्ट है कि ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है आपको इसको प्लेटो को। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक फैक्ट हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है एनसीईआरटी की सारी बुक्स, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आप फिर से एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आया कि खगोल शास्त्री कौन होते हैं, तो वो वैज्ञानिक जो खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको खगोल शास्त्री बोलते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो ये किसने बोला था? ये भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जो चंद्रमा और पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाशित होते हैं। ये कथन किसका है? ये आर्यभट्ट का है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद यानी एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है, बिल्कुल, क्योंकि सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र और पृथ्वी, यानी नंबरिंग में थर्ड पोजीशन पे। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ये देखिए, आप लोगों को जब पृथ्वी बनाने के लिए बोला जाता है तो आप एक सर्कल बना देते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी का जो शेप है, हमारी अर्थ का जो शेप है वो इस तरह का है ही नहीं। हमारी अर्थ का शेप है ये हमारे पोल्स हैं और ये पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है, अर्थ का शेप इस तरह से, ये चपटा नुमा संरचना हो गई। जैसे आपने प्याज देखा होगा ना, प्याज प्याज के जैसी शेप होती है। प्याज ऊपर से थोड़ी सी इस तरह से चपटी होती है, ऐसे करके। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन में मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है। आपने देखा होगा कि हम जो है वो पृथ्वी पर रहते हैं। अन्य ग्रहों पर भी जो लोग रहते हैं वो एलियंस हैं, यानी मतलब दूसरे ग्रहों पर जो लोग रहते हैं वहां पर सर्वाइवल के लिए इतनी अनुकूल दशाएं उपस्थित नहीं हैं जितनी कि पृथ्वी पर है। अभी मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज किया था एलियंस का, तो एलियंस से मेरा तात्पर्य है कि दूसरे ग्रह के वासी। अगर दूसरे ग्रह का कोई प्राणी पृथ्वी पर आएगा तो उसके लिए हम लोग एलियंस हो जाएंगे, और अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं और वहां पर हमको कोई प्राणी दिखते हैं तो वो हमारे लिए एलियंस हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर फिर से एक फैक्ट बना कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो इसके चूंकि 2/3 हिस्से में पानी भरा हुआ है, पानी से ये ढकी हुई है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, और ऊपर से ये नीले रंग की दिखती है। रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो यहाँ पर फिर से एक फैक्ट बन गया कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कौन गए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कब गए थे? तो 20 जुलाई 1969 को ये गए थे। और अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चों, जो है वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग इसे देखते देखते ज़रूर थक जाएंगे, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में लेके आऊँगी। आपको अगर एक ही पार्ट में पूरी वीडियो देखनी है तो आप इसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको पूरी 1 घंटे की वीडियो भी बना सकती हूँ।
अभी चूँकि हमारे 5 पेजेज़ हुए हैं और ये 9 पेजेज़ का चैप्टर है, तो आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम। आधा घंटा और लगेगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आई एम थिंकिंग कि इसको मैं पार्ट वाइज़ बनाऊँ, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर कर लीजिए और मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में और जानेंगे और सारे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और आपकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मैं हाज़िर हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय।